वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे। जैसे कि आपको पता है हम कंटिन्यू अपडेट पर अपडेट लेके आ रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का अपना जो वीडियो है वह BA थर्ड ईयर के लिए स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और पेपर फर्स्ट है। जो BA थर्ड ईयर के जो प्रिय विद्यार्थी हैं वे ध्यान दें, ये पेपर फर्स्ट के लिए हैं और इसमें हम आज देख रहे हैं नंबर 6 लेसन। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आपको नाम तो पता लग गया होगा। यहाँ पे अपना जो लेसन है वह शक्ति संतुलन की अवधारणा। इससे पहले हमने पढ़ा था शक्ति के लिए संघर्ष। तो वो एक लेसन में कंप्लीट हो गया था और ये ऐसा मुझे शायद लग रहा है कि ये इसका शायद दूसरा पार्ट भी आ सकता है। तो अच्छे से समझना है। जो भी कोई डाउट हो तो तुरंत उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप समझिए और उसको आगे शेयर कीजिए। तो देखते हैं शक्ति संतुलन। जैसे नाम से ही पता है कि इतना भी मतलब कहते हैं ना हार्ड वाला पार्ट या लेसन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात लिखी है शक्ति संतुलन। और जैसा कि आपको पता होगा अपना ये जो फर्स्ट पेपर है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंधों के बारे में है, तो इसलिए ये पार्ट भी उसी पर फोकस ही है। लेकिन इस बार इसमें क्या है, शक्ति संतुलन के विचार दिए हुए। अवधारणा का मतलब विचार, शक्ति संतुलन की अवधारणा यानी शक्ति संतुलन कैसे किया जाए, शक्ति संतुलन का मतलब क्या है और राजनीति में ये अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह से काम करती है और इसको शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए वो हम जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करी हैं ताकि वो आप इसको मेरे पढ़ाते समय नोट भी करते जाएं। तो शक्ति संतुलन की अवधारणा, उसके अर्थ को बात करें तो सबसे पहले जो परिभाषा दो विद्वानों ने दी है, पहली परिभाषा देखिए श्लिशर ने की है। किसने दी है? श्लिशर ने क्या कहा है? शक्ति संतुलन व्यक्तियों और समुदायों के सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। शक्ति संतुलन है वो व्यक्ति और समुदाय की जो डायरेक्ट जो शक्ति होती है उनके मध्य कहीं ना कहीं एक संकेत के रूप में अभिव्यक्त करता है। शक्ति जब होगी तो उनके संबंधों के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि शक्ति संतुलन व्यक्ति और समुदाय की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये परिभाषा दी है श्लिशर ने। अब ये परिभाषा मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है तो ध्यान रखिएगा कि बड़ा प्रश्न आता है तो आपको एक दो परिभाषा देनी पड़ती है, उसके अर्थ को स्पष्ट करना पड़ता है। तो अब देखते हैं क्लाइड ने क्या कहा है। क्लाइड ने कहा कि शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र, अलग अलग स्वतंत्र राज्य, जैसे हम पता है अलग अलग स्वतंत्र, सभी राष्ट्र अलग स्वतंत्र हैं, तो इन अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो अपने आपसी संबंधों को स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं और सहयोग देते हैं। ये यहाँ पर परिभाषा स्पष्ट होती है कि जो स्वतंत्र राष्ट्र है वो आपस में अपने संबंधों को सफलतापूर्वक बनाते हैं, तभी शक्ति वो संतुलन रहता है। यानी अगर हम कहें ना तो जैसे मान लीजिए ये एक तराजू है, ये एक तराजू है। अब इस तराजू के ध्यान रखना, इस तराजू के जैसे हम बात करें तो एक तो इधर होता है अपना बैलेंस बनाने के लिए, एक इधर होता है। ये तराजू पकड़ने वाला है और यहाँ पे इसके दो तरफ हिस्से हैं। तो संतुलन कैसे रहता है? जब दोनों हिस्से क्या हो, बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। यही होता है, आप कहीं सब्जी लेने जाते हैं, मार्केट में किराने पे जाते हैं, तो आपने जो जितना मूल्य चुका है उसके अनुपात में आपको वो कोई कीमत या वस्तु मिलती है, तो तभी वो बैलेंस होता है। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कैसे समझे, कैसे विभिन्न देश अपने संबंधों के मध्य बैलेंस रखते हैं, शक्ति का संतुलन। क्योंकि अपना जो पिछला वाला पार्ट उसमें देखा था कि हर कोई शक्ति के लिए संघर्ष करना चाहता है। आज का सिस्टम ही यही है कि बैलेंस न करके हर कोई चाहता है कि मैं और ज़्यादा शक्तिशाली बनूं, तो इसलिए शक्ति संतुलन नहीं रह पाता। तो जो भी इनके कार्यक्रम, विचार और शक्तियाँ हैं, इन दोनों के मध्य तालमेल बैठना सही है। दो देशों के मध्य, शक्तियों के मध्य तालमेल, बराबरी, संतुलन बैठना चाहिए। लेकिन अगर हम वास्तविक स्थिति की बात करें तो ये शक्ति संतुलन नहीं है, क्योंकि आज का अगर हमें देखें तो शक्ति संतुलन की ये व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ये एक पलड़ा नीचे है, दूसरा पलड़ा यानी एक भारी है, दूसरा हल्का है।
तो इस तरह का शक्ति संतुलन देखा जाता है। कोई देश है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई बहुत कमज़ोर है, तो रियलिटी में ये है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शक्ति संतुलन है वह कैसे बनाया जाए या इसके और क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि जस्ट जैसे कि अर्नेस्ट हॉर्स ने शक्ति संतुलन करने के लिए 8 कुछ मीन्स या अर्थ बताए हैं जिसको लेकर शक्ति संतुलन की ओर बढ़ती है। फिलहाल ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब जैसा कि हम देखें यहाँ पे, तो शक्ति संतुलन के ऊपर विचार देने वाले राजनीतिक विचारक कौन कौन है, किन विचारकों ने शक्ति संतुलन के संबंध में अपने विचार दिए हैं। तो मैंने कुछ विधान लिखे हैं, जैसे मार्टिन वाइट, एजेपी लेटर, चार्ल्स लर्स, ये जो विद्वान हैं, और इसके अलावा अर्नेस्ट हॉर्स, उन्होंने राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संबंध को बैलेंस संतुलन करने के ऊपर विचार दिए हैं, जिस पर आपके जो एग्जाम में आने वाला होता है वो इस दृष्टिकोण से ये मोस्ट बनता है। क्या मोस्ट है कि अर्नेस्ट हॉर्स के अकॉर्डिंग शक्ति संतुलन के 8 अर्थ बताइए। तो वही हम बारी बारी से करेंगे। पहला, शक्ति संतुलन के संबंध में पहला अर्थ, शक्ति संतुलन का जो पहला अर्थ है उसको ध्यान में रखिए, शक्ति का वितरण। बस आपको ये लाइन तो हर बार दोहराऊंगा, सिर्फ ये अर्थ के रूप में वो कह रहा है, ठीक है। तो शक्ति संतुलन का अर्थ होता है शक्ति का वितरण। ये बात सही है। अगर घर पे भी हो, कहीं पे आसपास में हो, अगर सब व्यवस्था सिस्टम से चले, सिस्टमाइजेशन हो, तो भेदभाव होगा ही नहीं। या जैसे हमने देखे अपने देश की जो अर्थव्यवस्था, तो काफ़ी लोग शक्तिशाली सक्षम है और कुछ बहुत गरीब है जो अपना जीवन यापन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हम बात करें अंग्रेजों के समय, उस समय ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिससे बैलेंस नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि शक्ति संतुलन का अगर अर्थ स्पष्ट करें तो उसका पहला पॉइंट है कि शक्ति का जो वितरण है ना, वह सही होना चाहिए। जहाँ जितनी जरूरत हो उसी अकॉर्डिंग उसका वितरण होना चाहिए। शक्ति का बंटवारा, वितरण, समझ रहे हैं? तो शक्ति का जो बंटवारा है वो सही रूप में होना चाहिए, तभी शक्ति का संतुलन होगा। जैसे मैंने ये तराजू बताया था, तो एक जगह आपने 2 किलो सामान रख दिया, एक जगह 3 किलो रख दिया, तो वो बैलेंस थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो वैसे ही हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए शक्ति का वितरण हमें समझना होगा कि शक्ति है वो किस रूप में बटी हुई है, तभी तो हमें फर्क समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से पहला आपको समझ में आ गया होगा कि शक्ति का जो वितरण होता है वह सही रूप में होना चाहिए। वरना क्या होता है कि शक्ति के संतुलन में अनबैलेंस तब होता है जब शक्ति का परिवर्तन होता है। एक के हाथ से शक्ति दूसरे के हाथ में चली जाती है और किसी के हाथ में ज़्यादा शक्ति होती है, किसी की कम होती है। तो इस तरह से शक्ति का वितरण ही डिसाइड करता है शक्ति संतुलन। बात करें दूसरा अर्थ जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो दूसरा है, ये लाइन हूबहू आपको यहाँ पे लिखनी है। शक्ति संतुलन का दूसरा अर्थ आप नोट करिए, शक्ति की साम्य अवस्था। शक्ति की साम्य अवस्था, साम्य अवस्था को हम ध्यान रखेंगे समान रूप से, समझ में आ जाएगा। वितरण बराबर होना चाहिए और उस वितरण के साथ उसमें समानता होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, शक्ति संतुलन तभी होगा या उसका अर्थ तभी प्रकट होगा जब शक्ति की साम्य अवस्था हो, समान रूप से हो। इसको जैसे अगर हम समझें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ध्यान रखें कि शक्ति के रूप में जैसे हम देखें कि प्रतियोगी राष्ट्र गुटों, राष्ट्रों के समूह या प्रतिद्वंद्वी दलों में शक्ति की तुलनाकारिता का समानता हो। जैसे अलग अलग शक्ति के गुट होते हैं, अलग अलग संगठन होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नीतियों के तहत अलग अलग गुट बन जाते हैं। तो उन गुटों में क्या होना चाहिए? साम्यता होनी चाहिए। जैसे भारत की जो व्यवस्था है और भारत का एक जो गुट बना है, वो ब्रिटेन का गुट कैसा है, अमेरिका का गुट कैसा है, ठीक है। अब उसमें उन गुटों के मध्य क्या होना चाहिए? साम्यता होनी, समानता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेश नीति भी इन गुटों की वजह से प्रभावित होती हैं।
तो ध्यान रखिए, पॉइंट लर्न कर दीजिए कि शक्ति की साम्य अवस्था होनी चाहिए, यानी जितने भी राजनीतिक संबंधों में जितने संबंध उनके गुटों से बनते हैं तो उन गुटों में साम्यता होनी चाहिए, यानी समान रूप से एकता, उनके प्रतिद्वंद्विता के रूप में भी समानता होनी चाहिए। बात करें तीसरा, शक्ति संतुलन का तीसरा अर्थ जो यहाँ पे बताया गया है अर्नेस्ट हॉर्स के द्वारा, जो आपको समझना है, ठीक है। तो तीसरा अर्थ होता है शक्ति की प्रबलता। तो शक्ति संतुलन के अर्थ को हम जाने तब कुछ देश हैं वह शक्ति संतुलन के तौर पर क्या होता है कि अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे देखा होगा रियलिटी में तो हर कोई अपनी शक्ति में और ज़्यादा बढ़ावा चाहता है, यानी मेरी शक्ति और ज़्यादा बढ़े, ये शक्ति और ज़्यादा बढ़े। तो शक्ति संतुलन होने की जगह कुछ देश है वो शक्ति में बढ़ोतरी चाहते हैं, शक्ति की जो उनके पास पहुँच, जो शक्ति संपत्ति जो होती है उनके पास, उसको और बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि शक्ति संतुलन के वितरण का वह तंत्र जिसमें प्रत्येक राज्य या उसके मित्र राज्य शक्ति की अति अधिकता हासिल करना चाहते हैं। जैसे भारत, तो वो अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, ब्रिटेन और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, अमेरिका बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान। इस तरह से शक्ति संतुलन, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि अपने शक्ति को बढ़ावा देना, अपनी शक्ति को बढ़ाना। इस तरह से यहाँ पे समझ गए होंगे। तीसरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब शक्ति संतुलन के अर्नेस्ट हॉर्स के अनुसार चौथा अर्थ जानिए, ये आपने नोट कर दिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वाला। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ध्यान रहना चाहिए, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। शक्ति संतुलन का चौथा अर्थ है कि कुछ विद्वान और देश ये सोचते हैं कि शक्ति संतुलन तभी होगी जब उनके संबंधों में क्या हो, स्थिरता हो, स्टेबिलिटी, ज़्यादा हलचल या ऐसे कि अव्यवस्था ना हो, और शांति, क्या कहेंगे, शांति होनी चाहिए। जैसे देख लीजिए, अगर हम अपने भारत की बात करें या और किसी अन्य देश की बात करें तो हर कोई ये सोचता है कि शक्ति संतुलन का मतलब होता है संबंधों में स्थिरता, संबंध वही रहने से, संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए। विभिन्न विदेश नीति निर्माता जो देश हैं वह अपने विदेश नीति में शांति और स्थिरता बनाए रखते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि इससे शक्ति संतुलन यानी बैलेंस, पावर बैलेंस बना रहेगा, मैनेज अच्छे से होगा। तो शक्ति संतुलन का तीसरा अर्थ हम काउंट करें तो वो होता है स्थिरता और शांति। स्थिरता और शांति समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए पांचवा, ठीक है ना, शक्ति संतुलन का पांचवा अर्थ क्या कहता है वो ध्यान रखिए। तो ये है अस्थिरता और युद्ध। बिल्कुल, शक्ति संतुलन के अर्थ को स्पष्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं अस्थिरता भी होती है, यानी जैसे इसका उल्टा मान लीजिए, जहाँ पर विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर शांति नहीं, मतलब कह सकते हैं कि संबंधों में स्थिरता नहीं हो, स्टेबिलिटी नहीं हो, तो अस्थिरता जन्म लेती है। और अस्थिरता हो, दो देशों के मध्य संबंध है वो फिक्स नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं युद्ध भी होता है। तो शक्ति संतुलन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें अस्थिरता और युद्ध तत्व को भी शामिल में करना चाहिए, क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ा है तो घटनाएं घटी हैं, ये आप जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब शक्ति संतुलन को अगर बिगड़ जाए तो इसमें अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, तो युद्ध भी होता है। तो अर्थ स्पष्ट करें तो उसमें ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। जैसे कि हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध का कारण यह था कि जर्मनी को यह गलतफहमी थी कि उसकी शक्ति अपने विरोधियों की तुलना में काफ़ी है और वह अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ावा देना भी चाहता था, इसलिए शक्ति के संतुलन में भय और अविश्वास भी इसका परिणाम होता है। या किसी को ये लगता है कि मेरे संबंध दूसरों से सही नहीं है, तो इस भय के कारण अनावश्यक रूप में युद्ध भी होता है और शक्ति संतुलन बनने की जगह बिगड़ जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें कौन बता रहा है,
अर्नेस्ट के अकॉर्डिंग कहा गया शक्ति संतुलन को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसके 8 अर्थ है वो हम समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शक्ति संतुलन का जो नेक्स्ट अर्थ हम जानते हैं पॉइंट नंबर 6 कि शक्ति संतुलन को और अर्नेस्ट ने किस नंबर ऑफ पॉइंट से कहा है। तो शक्ति संतुलन के नेक्स्ट देखिए शक्ति की राजनीति। शक्ति की राजनीति, शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि शक्ति के लिए राजनीति हो, जो ये सोचता है कि राजनीति जो है वह शक्ति प्राप्त करने के लिए है, तो राजनीति को शक्ति का प्राय मान लिया जाता है। और इस तरह से कुछ विद्वान या कुछ विदेशी निर्माता ये कहते हैं कि शक्ति संतुलन तभी होगा जब राजनीति दरमियान शक्ति प्राप्त होगी, राजनीति के अंतर्गत रहते हुए शक्ति प्राप्त होगी तो बैलेंस होगा। जैसा कि यहाँ पे भी बताया गया है कि शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष इसके पर्यायवाची हैं। जब शक्ति की राजनीति को हम अपनाते हैं तो संघर्ष जरूर होता है। ये आपने देखा होगा, अपने समाज में देखिए या अपने आसपास कहीं भी देखिए, कुछ हैं वो अपनी इच्छा को चाहते हैं बढ़ाना, यानी अपनी शक्ति अपने अधिकार को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो और शक्ति लेना चाहते हैं और शक्तिशाली बनना चाहते हैं। तो इस शक्तिशाली के चक्कर में क्या हो जाता है, संघर्ष। तो शक्ति की राजनीति कहीं ना कहीं ये भी शक्ति संतुलन को अर्थ अभिव्यक्त करती है, अर्थ व्यक्त करती है कि शक्ति का संतुलन होता है अगर हम राजनीति में शक्ति को लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ 7 शक्ति का अर्थ अर्नेस्ट बार्कर के अकॉर्डिंग देखिए शक्ति का अर्थ है शक्ति संतुलन, ये आपको समझ में आ गया होगा। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि इसकी जो व्यापकता है वो सब जगह हो, सभी जगह उपलब्धता। समझ में आ रहा है, सभी जगह उपलब्धता, ये ध्यान रखिए, उपलब्धता के तौर पे उसको साइलेंट करना है। शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक रूप है, यानी शक्ति संतुलन तभी होगा जब हर जगह ये विचार उपलब्ध होंगे, हर जगह ये विचार जाने जाएंगे। ऐसे कहें शक्ति संतुलन, हाँ भाई तू ठीक हो जा, तू बढ़िया बैठ जा, शांति से बैठ जा, तो कुछ लोगों के संतुलन में बैठने से शक्ति संतुलन का अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता है, क्योंकि शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक रूप में होती है। जैसे ईश्वर की माया सब जगह है तो इसको कहते हैं सार्वभौमिक, तो शक्ति संतुलन भी सर्वव्यापक या सार्वभौमिक होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे अभिव्यक्त हो रही है और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार शक्ति संघर्ष, और इस टॉपिक का नाम है शक्ति के लिए संतुलन कैसे हो, शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 8वां पॉइंट हम देखते हैं व्यवस्था के रूप में, नीति मार्गदर्शक के रूप में। तो शक्ति संतुलन का अर्थ स्पष्ट होता है, एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि अगर शक्ति में संतुलन होगा एक व्यवस्था सही बन जाती है, और अगर शक्ति में संतुलन होता है तो नीति निर्माण सही होता है। जैसे भारत की विदेश नीति, अगर भारत की विदेश नीति है वो तभी अच्छी होगी या एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी जब शक्ति में संतुलन हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक संतुलन व्यवस्था हो तो नीति निर्माण के रूप में सहयोग करती है। तो शक्ति संतुलन कहीं ना कहीं हमारी नीति बनाने, विदेश नीति को निर्धारण करने में सहयोग देती है। तो शक्ति संतुलन का अर्थ स्पष्ट होता है व्यवस्था के रूप में या नीति निर्माण मार्गदर्शक के रूप में। अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कुछ एक शॉर्ट में, और इसके साथ वीडियो भी एंड करेंगे कि शक्ति संतुलन की विशेषता क्या है। इस शक्ति संतुलन हम चीज़ को देख रहे हैं तो शक्ति संतुलन की विशेषता क्या प्रकट होती है, क्या वास्तव में शक्ति संतुलन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि विशेषता के बारे में शायद प्रश्न पूछा भी जा सकता है। शक्ति संतुलन, इसकी विशेषता,
जैसा कि मैंने बताया था, एक तराजू जो है, ठीक है ना, इस तराजू के अंतर्गत अगर दोनों जगह बैलेंस रहेगा तभी संतुलन होता है। लेकिन अगर हम इसकी विशेषता देखें, आज की रणनीति देखें, तो आज की रणनीति के अंतर्गत क्या है, तराजू है वह सही नहीं है। ये जो नज़रिया है इसको कहते हैं यथार्थवादी। क्या कहते हैं? यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण। वास्तव में शक्ति संतुलन की अगर विशेषता की चीज़ की ओर ध्यान दें तो ये विशेषता हमें दिखती है। शक्ति संतुलन नहीं होता है, क्योंकि हर कोई देश, यथार्थ में देखें, हर कोई देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। जैसे परमाणु बम की हो, या व्यापार की हो, या पैसों की लेकर हो, या सांस्कृतिक पावर हो, राजनीतिक पावर हो, तो हर देश अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता है और ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो शक्ति की इस लालायित, इस भूख की वजह से शक्ति संतुलन न होकर ये व्यवस्था सामने आती हैं। ये विशेषता के तौर पे देखें तो फिर भी हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखें, जैसे पाकर और पाकिंग्स ने कहा है। पाकर और पाकिंग्स के अनुसार शक्ति संतुलन की विशेषता है। पहली विशेषता ध्यान रखिए कि शक्ति है वह अस्थिर रहती है। शक्ति क्या है? अस्थिर। शक्ति अस्थिर है और हमेशा परिवर्तन या संलयमान प्रकृति की होती है। ठीक है, तो शक्ति संतुलन की विशेषता की बात करें तो हमें शक्ति संतुलन में ये चीज़ नजर आई है, क्या कि शक्ति में अस्थिरता रहती है। शक्ति खुद ही अस्थिर है, कभी एक के पास होती है तो वो दूसरे के पास जाती है। तो शक्ति संतुलन नहीं होता है, क्योंकि शक्ति खुद ही क्या है? अस्थिर है। और इस तरह से हमेशा परिवर्तन होती है और शक्ति हमेशा एक परिवर्तन संलयमान प्रकृति की रूप में होती है। तो ये शक्ति किसी के पास हमेशा नहीं रहती है, आपको पता होगा। तो शक्ति संतुलन की पहली विशेषता है शक्ति अस्थिर है और हमेशा परिवर्तन होती रहती है। दूसरी बात करें तो शक्ति संतुलन बनाए रखने की हर कोई वही स्थिति चाहता है। मान लीजिए आज जो बैलेंस बना हुआ, हम चाहते हैं कि आगे 50 साल में भी यही शक्ति संतुलन बना रहे, ये हर कोई चाहता है। लेकिन नए परिवर्तन आते हैं तो शक्ति संतुलन है वो सही नहीं होती। परिवर्तन के अनुरूप संतुलन सफल नहीं होता, ये आपको पता होगा। जब भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो शक्ति संतुलन होता है वो सफल नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे भी कहा गया है कि जब केवल प्रतिगामी नीति न होकर गतिशील और अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता रखी जाती है तो परिवर्तन भी होता है। तीसरी बात देखें यहाँ पे, तो तीसरे में ध्यान रखना कि शक्ति तत्वों को मापना या स्थिर कर पाना असंभव है। बिल्कुल शक्ति को हम माप नहीं सकते। जहाँ पे यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि शक्ति तत्वों को न तो माप सकते हैं और न ही वह स्थिर संभव नहीं। ये बात आप सबको पता होगी। क्या शक्ति तत्व है उसको हम न तो माप सकते हैं और यह स्थिर रहती भी नहीं है। शक्ति की ये खुद विशेषता है कि उसका मापन नहीं होता और वह खुद भी स्थिर रहना उसकी प्रकृति नहीं है कि शक्ति स्थिर अवस्था में रह सके। शक्ति संतुलन होगा कैसे? जब शक्ति तत्व को मापा नहीं जाए और उसको स्थिर किया नहीं जाए, तो स्थिर रहना तो दूर की बात होती है। और शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं, लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारी दोनों के इस राज्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो शक्ति संतुलन उपयोगिता पर निर्भर करती है। शक्ति संतुलन उपयोगिता पर
निर्भर, क्योंकि कुछ देश तो होते हैं लोकतांत्रिक और कुछ होते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक है ना, तानाशाही। तो इस तरह से शक्ति संतुलन नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी उपयोगिता यानी इसका उपयोग कहाँ पे हो रहा है उस पर निर्भर करती है। शक्ति संतुलन की यही एक विशेषता है कि यह उसके उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है। शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं, छोटे राष्ट्र उसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल लास्ट विशेषता, जैसे बात करें तो शीत युद्ध का दौर था, उसमें विश्व में दो ही शक्तिशाली देश थे, एक तो था अमेरिका, दूसरा सोवियत रूस। तो शक्ति संघर्ष की इस अवस्था में, शक्ति संतुलन को बनाए रखने की अवस्था में बड़े देश ही प्रभावी होते हैं और वही शक्ति को अपने हाथों में रखते हैं, क्योंकि इसके अलावा छोटे खिलाड़ी, छोटे जो देश होते हैं उनका तो शोषण होता है। तो शक्ति संतुलन तभी होगा जब सभी में बराबरी रहेगी, वरना शक्ति संतुलन की एक विशेषता देखें तो वही ज़्यादा मतलब जो खतरनाक खिलाड़ी होगा, प्रभावशाली होगा, तो शक्ति उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये था आज का अपना इस लेसन का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा इसका अर्थ, ठीक है, परिभाषा, और फिर हमने देखा शक्ति संतुलन की विशेषताएं। तो इस वीडियो से संबंधित कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, अदरवाइज मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।